जय हिंद। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो तुगलक वंश से संबंधित है, और तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच शासन में कई सुल्तान आए और अपने तरीके से शासन व्यवस्था को बनाने के लिए वो अपना काम किए। साथ में कई ऐसे वास्तुकला भवन और मस्जिदों का भी निर्माण किए जो हमारे देश के लिए एक धरोहर की तरफ इसे रूप में लिया जाता है। तो सबसे पहले जिद्दी प्रश्न के साथ मैं कमलेश, आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्या कहता है पहला प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सेना अध्यक्षों में कौन सा सुल्तान या तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। इसमें आपको बताने हैं गाजी मलिक, जफ़र खान, मलिक काफूर, उबेग खान। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो है गाजी मलिक होता है। गाजी मलिक जिसे बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और सुल्तान की उपाधि भी लेता है, गयासुद्दीन तुगलक। जब अलाउद्दीन के समय यह सेनापति था तो मंगोलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन ने काफूर और इस गाजी मलिक को ही भेजा था, और दोनों ने मिलकर के भारत को सुरक्षित किया था और मंगोलों की सीमा जो है रावी नदी के तट तक ही सीमित कर दी थी। ठीक है, मलिक काफूर को आप जानते ही हैं, यह एक खिजड़ा था और इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसे अलाउद्दीन ने जाकर के गुजरात से खरीदा था। गुजरात गया था, वहाँ गुजरात विजय के लिए, वहाँ पे इसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर कब गद्दी पर बैठता है, तो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और यह जो है तुगलक वंश का होता था और यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन के समय जो गयासुद्दीन तुगलक होता है वह दीपालपुर का गवर्नर था। दीपालपुर का क्या था, यह गवर्नर था। यह दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था। इसने किसको मार दिया था, इसने किसको मारा था, तो यह खिलजी वंश का जो शासक था खुसरो खां था, उसको इसने 1320 में मार दिया था। खुसरो खान था। और तुगलक वंश का कार्यकाल कितना था। देखिए 1320 में तो शुरुआत हुआ था और 1414 तक यह शासन में रहा। कौन, तुगलक वंश। कितना, तुगलक वंश जो है इतने समय में रहा था। अगले प्रश्न के लिए, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं सदी का निम्न में से पहला शासक होने का श्रेय किसको जाता है। तो नहर खुदवाने का काम सबसे पहले किसने किया था। नहरों पर काम करने का जो विचार है और उस पर काम भी शुरू कर दिया था, तो कौन था। देखिए बलबन तो था नहीं, बलबन पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश, रजिया वजिया नहीं पढ़े और ये सब काम खत्म इन लोग का। गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक कहते हैं, दीपालपुर का गवर्नर था अलाउद्दीन के समय, और यह मंगोलों से लड़ते हुए रावी नदी तक इन्होंने सीमा को तय कर दिया था मंगोलों का, और इसने एक खुसरो शाह को मार करके 1320 में गद्दी पर बैठा था। तो बलबन जानते ही हैं, बलबन जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो है मतलब दूसरे तीसरे चौथे का निर्माण कराया था, और यह भी गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसने इक्ता प्रथा और तुर्कानी ये चालकानी
का इसने शुरुआत की थी, स्थापना की थी, या निर्माण भी किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो बता दें तुगलक वंश ने किया था। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था? तो वह था तुगलक वंशों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसको कैसे आप पता करेंगे, जानेंगे? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यह हो गया गुलाम वंश, यह हो गया खिलजी वंश, यह हो गया तुगलक वंश। और इसको एक सीक्वेंस में जानने का एक और तरीका है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। आप इसे लिखते चलिए, कापी पेन ले करके रखिए। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गू से हो गया गुलाम, ख से हो गया खिलजी, ठीक है। गुलाब खिले तो से हो गया तुगलक, गुलाब खिले तो, सूंघ, सूंघ मतलब कि सैयद वंश, अल्लाह से हो गया लोधी वंश। तो ये सब इसमें वंश होते हैं। अब देखिए जो तुगलक गुलाम वंश है वह कब से कब रहा? तो 1206 से, और यह कब तक? तो जब तक जो है जलालुद्दीन नहीं आया था, तो 1290 तक, और 1206 होना चाहिए, तो 1206 और 12 और यहाँ पे 90 तक कौन था? तो यह था। तो लगभग ये 86 साल तक, 84 साल तक, ठीक है। तो ये लगभग 84 साल तक शासन में रहा। फिर कैसे हो गया खिलजी वंश? खिलजी वंश तो जो है 1290 से 1320 तक था, तो यह केवल 30 साल तक था। तुगलक वंश देखिए, यह जो है 1320 से 1414 तक था, तो यह कितना हो गया? लगभग यह 94 साल तक। तुगलक का हो गया 94 साल तक। सैयद का जो है यह 1300 या 1414 से 1451 तक, ठीक है, 1451। यह कितना हो गया? तो यह लगभग 31 में से 6 निकाल लीजिए, तो 25 साल तक। ये सैयद हो गया 25 साल तक रहे। और लोधी जो है कितने साल तक रहे? नहीं 25 नहीं भाई, होगा 30 31 31 6, ये 37 साल तक ये रहे, ये सब 37 साल तक रहे। और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक, तो यह कितने साल तक रहे? तो 50 और 26 कितना हो गया? 75 साल तक। तो यह मान लीजिए 75 साल तक यह रहे, ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक कौन रहा? तो 94 साल तक रहा तुगलक वंश। और सबसे कम वंश तक रहा, कम दिन तक, तो ये रहा खिलजी वंश, ठीक है। यह हमें याद रखना होगा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगले प्रश्न के लिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान विद्याओं में माहिर था, तो वह कौन था? तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यह था मोहम्मद बिन तुगलक, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और जितने सुल्तान थे सब में सबसे अधिक पढ़ा लिखा यही था, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही था। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जानते ही हैं, सिकंदर लोधी, अब जो है लोधी वंश में आएगा, और इल्तुतमिश के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? तो किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि विभाग की स्थापना की, क्योंकि समस्या थी खेती की, और विभाग से बहुत सारी सहायता प्राप्त हो रहे थे किसानों को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ ले जाने का फैसला किया? तो फैसला किया था दौलताबाद। यह इसकी मूर्खतापूर्ण एक अभियान था, और इससे कोई इसको फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ, क्योंकि यह सही समय पर किया नहीं, और किसी से राय भी नहीं लिया था, और इसी कारण से यहाँ पे समस्या देखने को मिली थी, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे इसी से कारण इसे देखने को मिली थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब दौलताबाद में था, तो गुजरात में ताजियों का विद्रोह हो गया। यहाँ पे दौलताबाद में था,
और दौलताबाद जाने का इसका मेन मकसद था कि दिल्ली में बैठ करके वह दक्षिण भारत में जो विद्रोह होते थे उनको कुचल नहीं पाता था, उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर दौलताबाद चलते हैं तो वहाँ से हम दक्षिण भारत को देख लेंगे और उत्तर भारत में भी देख लेंगे। लेकिन जब दक्षिण भारत यानी दौलताबाद गया राजधानी लेकर तो दिक्कत होने लगा उत्तर भारत में, तो इसे फिर वहाँ से दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा। लेकिन जब दौलताबाद में था तो उसी समय गुजरात का ताजी था गुजरात का, उसने इसके साथ विद्रोह कर दिया। अब इसको हराने के लिए यह निकल पड़ा और उसे हरा भी दिया। अब ताजी भाग गया वहाँ से सिंध की तरफ, तो यह भी जो है उसके पीछे पीछे जाने लगा और जाते बीच में जो है उसकी थट्टा में मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हो जाती है। और यहीं पे बदाऊनी जो लिखता है कहता है कि एक ऐसे राजा को जनता से मुक्ति मिल गई और मुक्ति को एक ऐसे राजा से, मतलब कि राजा से मतलब दोनों लोग को मुक्ति मिल गई, जनता को भी और इस सुल्तान को भी। ये लिखता है बदायूनी। अगला प्रश्न जो है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यहाँ पर भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा। तो हमें जानना होगा सांकेतिक मुद्रा होता क्या है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा होता क्या है और इसका सबसे पहले शुरुआत किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा जैसे हम आज के समय हमारे पास जो रुपए के नोट हैं, सिक्के हैं, वो सब सांकेतिक मुद्रा है। और एक होता है मूल्य का मुद्रा, यानी जिस वस्तु का जो मूल्य है उतना ही उसका मुद्रा रूप में हो जाए। जैसे सोना जिस रेट से चल रहा है उतना सोना लेकर के उस पर जो है सिक्का बना दिया जाए, तो वह सिक्का ले करके आप जाओगे तो वह कितने भी साल भी रखे रहो, बाद में भी जाओगे तो तुम्हारे सिक्के का मूल्य उतना ही रहेगा, क्योंकि सोना है, वो सोने का उतना सिक्का उतने रुपये का बना हुआ है, तो मूल्य सही रहता है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा में समस्या हो जाती है। जैसे चांदी का बना करके उसमें लोहे का मूल्य लगा दिया जाता है, ठीक है, या तांबे का बना करके। अब देखिए कागज़ का है नोट हमारा, लेकिन वो 1000 रुपये 500 रुपये तक का उसका वैल्यू है, तो कागज़ का तो वैल्यू है नहीं, उसकी कागज़ का वैल्यू नहीं है, बल्कि उसमें किसी का पावर है, जो कि RBI का उसमें पावर लगा हुआ है, वो अपनी शक्ति वहाँ पे रखी हुई है। उसमें लिखा भी है कि अगर कोई आपको 100 रुपये नहीं अदा करता है, 100 रुपये का सामान नहीं देता है, 100 रुपये का नोट देने के बाद, तो आप मुझसे आइए 100 रुपये का सोना ले जाइए, जो कीमत चल रहा है हमसे सोना ले लीजिए 100 रुपये का, इतना आपको वह गारंटी देता है। तो सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, यह होता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम अगर देखा जाए विश्व में तो ईरान में चलाया गया था। ईरान में सबसे पहले चलाया गया था, फिर बाद में चीन में भी चलाया गया था। तो जब ईरान में चलाया गया तो यह असफल हो गया था, ईरान में यह असफल हो गया था, जबकि चीन में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सफल हुआ था। और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का भी असफल हुआ, सफल नहीं हो पाया। इसका कुछ भी जितना भी काम किया सब असफल हो गया, क्योंकि यह विचार विमर्श करता नहीं था। इसके बारे में ऊपर नीचे गलत सही का कोई समझने का यह प्रयास नहीं करता था, इसलिए यहाँ पीछे समस्या देखने को मिलती थी। जो उसने सांकेतिक मुद्रा बनाई वह कांसे का और चांदी का, कांसे का और कॉपर का, इनको मिला करके सिक्का बनाया था, ठीक है। और इसका जो सिक्का था चांदी के बराबर, सिक्का के बराबर था। कांसे और कॉपर का मिलाकर जो सिक्का बना चांदी के सिक्के के बराबर हुआ था। लेकिन हमने बताया कि अभी व्यवसाय यहाँ पे असफल हो जाती है। तो जो बहलोल लोदी यहाँ पे देख रहे हैं, यह बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक होता है। अलाउद्दीन खिलजी आप पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा गया। स्वर्ण सिक्का जारी किया गया
और इब्न बतूता इसी के समय आया था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इब्न ब है तो इसमें भी ब है। और इब्न बतूता बताइए कि किस देश का निवासी था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कौन सी पदवी या कौन सा पदवी पर इसे आसीन किया था, यह भी आपको बताने हैं। तो बिल्कुल सही है, और कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों के टोकन जारी करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दिनार यह कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे पहली जो ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का आंसर चला जाता है। अगले प्रश्न के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा जो थी या सांकेतिक मुद्रा वह असफल हो गई, बिल्कुल असफल हो गई थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही है, यह उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए तो असफल हुई थी। ठीक है, इसीलिए असफल हुई थी, यही बात सही है। इसलिए इसका व्याख्या भी यहाँ पे सही होता है, इसका व्याख्या भी यहाँ पे इसलिए सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है, मूर देश, मूर मतलब मोरक्को, मूर मतलब होता है मोरक्को देश का यात्री था इब्न बतूता, किसके काल में भारत आया था। यह आपको इसका आंसर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपसे साझा किया है, आप इसे ज़रूर बताने का प्रयास करिए, इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। तो देखिए इब्न बतूता के समय जो आया था कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कौन, तो इब्न बतूता, और यह मोरक्को देश का निवासी था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी पद पर, यानी काजी मतलब होता है न्यायाधीश के पद पर इसे आसीन किया था, इसे पद दिया था। इसकी पुस्तक क्या थी, बिन तुगलक की जो पुस्तक है यह रिहला है, इसकी किताब है, यह कौन सी है, रिहला है, और यह जो है इसने लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर कुछ जानकारी हासिल और करें तो यह कहता है कि शरीयत कानूनों से मुक्त था, यह जो है शरीयत कानूनों से मुक्त था, यह शरीयत का जो कानून था उस पर बिल्कुल नहीं उसको मानता था, यह अपनी मुक्त उससे ले लिया था, मुक्ति शरीयत के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता था। जबकि जितने भी अन्य मुस्लिम सुल्तान जो हुए, जैसे इसमें जो गजनी थे, गजनी गौरी था, इल्तुतमिश या ऐबक थे, सब शरीयत कानूनों के हिसाब से चला करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे चलते हैं। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, किसके सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, किसके काल में ऐसा हुआ था, तो यह हुआ था किसके, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय डाक व्यवस्था का भी अच्छा खासा विस्तार यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इब्न बतूता जो पुस्तक है रिहला है। ठीक है, और यह मोरक्को का निवासी था, और यह मोरक्को से यहाँ से आया था। होली के त्यौहार में जो उत्सव होता उसमें दिल्ली का कौन सुल्तान था जो कि भाग लेता था, तो इसमें कौन था जो कि इसमें भाग लेता था, तो यह था फिरोज शाह तुगलक, इसमें था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली के सुल्तान था, और वह उत्सव में भाग लिया करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही बर्नी है, वह लिखता है इसके बारे में, बर्नी की पुस्तक है तारीख़ ए फिरोज शाही, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य सारी जानकारी यहाँ पे लिखता है। इब्न बतूता की जो पुस्तक है रिहला है, मोरक्को से आया था, और यह काजी पद पर नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और राजा को उससे मिल गई, राजा को प्रजा से
और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था? तो यह बदायूनी ने लिखा था, बदायूनी ने ऐसा लिखा था। और किसके लिए लिखा था? तो बदायूनी जो है बिन के लिए लिखा था, बिन मतलब तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिए, सुल्तान कौन था जो कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया था? तो इसमें कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया था। और इसने जो है एक कार्यालय की स्थापना की थी। किसने? यही फिरोज शाह तुगलक ने ही। इसने रोजगार की भी व्यवस्था यहाँ पे की थी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान देता था, दीवान खैरात एक विभाग की स्थापना की। तो विभागों का अगर बोलें कि सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कई सारे विभागों का निर्माण किया था। जबकि कृषि विभाग का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने दीवान खैरात का विभाग का निर्माण किया था। इसने जो है जो महिला होते हैं उनके लिए जो है निर्माण किया था, सारी अन्य व्यवस्थाओं के लिए कि उनको भी सहायता मिले। और अस्पताल के लिए भी इसने एक विभाग बनाया था, अस्पताल भी बनाता था। सुल्तान के बारे में जो है बात है कि यहाँ पे सबसे अधिक गुलाम कौन रखा था? सबसे अधिक गुलाम किसके यहाँ थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। यह सबसे अधिक गुलाम रखा था पूरे जितने सुल्तान है उसमें। यह गुलामों के लिए जाना जाता था और इसे बड़ा शौक था गुलामों को रखने का। और गुलामों को रखने के जब रखा था तो इसने गुलामों की सेवा के लिए एक विभाग भी बनाया था। ठीक है, इसने एक विभाग की भी स्थापना की थी। और इसका जो विभाग था दीवान खैरात, दीवान बंदगान, यह गुलामों के लिए विभाग बनाया गया था। और गुलामों की देखरेख सेवा के लिए इसकी जिम्मेदारी थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? विभागों की स्थापना कौन करता था? फिरोज शाह तुगलक करता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बना कर रख दिया। सबसे बड़ा जाल कौन बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में नहरों का जाल बना करके रख दिया था। चारों तरफ जो है इसने ये सब रखा था। ठीक है, कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था? ठीक है, टोपरा से और मेरठ से, टोपरा और मेरठ से उसने दिल्ली लेकर चला आया था। 2 अशोक के जो शिलालेख थे उसको लेके आया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर चला आया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यही लेके आया था, टोपरा और मेरठ शिलालेख लेके आया था। और इसने जो है बता दें कि अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, यह जो है अनुवाद विभाग भी अभी है। बहुत सारे अब विभागों की बात की थी, अनुवाद विभाग, जिससे जो है अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो उसके काम लायक है, जैसे शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था उनके लिए है, उनके लोगों में है। और जो है चिकित्सा व्यवस्था के लिए उनके लिए क्या उन्होंने क्या प्रावधान किए हैं, तो ये सब जानकारी अगर वो जो है अनुवाद विभाग से पता करता है तो उसका उपयोग भी वो आसानी से कर सकता है। इसलिए उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। और उसने राज्य के खर्च पर हज भी भिजवाता था अपने लोगों को, अपने जनता के या नागरिकों को। इसने दारुल ए सफ़ा अस्पताल बनाया था। दारुल ए सफ़ा अस्पताल का निर्माण इसने किया था। किसका? तो दारुल ए सफ़ा का निर्माण किया था। अच्छा, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अभियान जो है अलाउद्दीन या जरा इसमें मोहम्मद बिन तुगलक कौन कौन से अभियान करता है, यह भी देख लेते हैं एक चीज़ में। इसने क्या करता है कि दोआब वाले क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि कर देता है। दोआब वाले क्षेत्र में टैक्स की वृद्धि करता है। अपनी राजधानी देवगिरी पहुंचाता है। अपनी राजधानी को
देवगिरी ले जाता है। सांकेतिक मुद्रा जो होता है वह करता है, यह आपने देखा ही, सब पढ़ा है आपने। सांकेतिक मुद्रा बनवाता है। खुरासान पर आक्रमण करता है, खुरासान पर आक्रमण करता है। और कराचिल की ओर अभियान करता है, कराचिल अभियान, यह जो है कराचिल अभियान करता है। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो है ये सब इतने अभियान यह करता है। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों को में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो इसमें कौन था? मैंने बताया ना, वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक आएगा। ठीक है, इसमें फिरोज शाह तुगलक है जो कि संकेत अनुवाद विभाग का निर्माण किया था। अच्छा, ये नहीं होगा ना, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहेगा बल्कि फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा, क्योंकि यही कई सारे इसका निर्माण किया था। दीवान ए बंदगान का निर्माण किया था। ठीक है, दीवान ए अर्ज का निर्माण किया था। और दीवान ए अर्ज जो है किसके लिए है? तो यह सैनिकों के लिए है, जो कि मंगोलों से रक्षा के लिए बनाया गया था दीवान ए अर्ज। ठीक है, लोक निर्माण विभाग का कराया ही था। और नहरों का जो बड़ा जाल बनाया ना इसने, नहर बनाया तो इसने टैक्स जो है 1/10 कर दिया। इसने नहर बनाया तो 1/10 का इसने टैक्स ले लिया। देखिए, अपने टैक्स को बहुत कम कर दिया, समझिए कि ना के बराबर कर दिया। ठीक है, तो सिंचाई कर लगाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फलों की गुणवत्ता सुधारने में भी काम किया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर लगाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक था। देखिए, एक समय ऐसा आता है कि जब जजिया कर लगाया जाता है फिरोज शाह तुगलक, तो जब ब्राह्मणों को बताया था कि जजिया कर लगाया था, लेकिन यह सब पर लगता था, केवल ब्राह्मणों पर नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति पर लगता था। लेकिन जब ब्राह्मणों पर लगाया गया तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और वे जो है हड़ताल पर बैठ गए। जब हड़ताल पर बैठे तो जो अन्य लोग थे हिंदू धर्म के, उन्होंने ही कहा कि ठीक है, इन लोग का हम लोग टैक्स दिया करेंगे, जो जजिया कर है वह हम देंगे। तो तब जाकर के फिरोज शाह तुगलक लेकिन टैक्स लेता था, मानता नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखा कि जो अनुवाद विभाग है वह फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था और कई सारे काम इसने किए थे। हमने बताया कि टोपरा और मेरठ का जो शिलालेख है उसने दिल्ली लेकर आया। अनुवाद विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज भिजवाता था और दारुल सफ़ा अस्पताल भी का निर्माण इसने कराया था। देखिए, आ गया प्रश्न यहाँ पे, दारुल सफ़ा का निर्माण या स्थापना किसने की थी और ये इसका अर्थ क्या होता है? तो यह एक खैराती अस्पताल है। यह क्या है? एक खैराती अस्पताल है। कौन? दारुल सफ़ा। अगला प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक बताना है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नुसरत शाह तो उसका खुद सेनापति था। ठीक है, तो नसीरुद्दीन की खाल में ही समय में खिज्र खां जो सैयद वंश का होता था, सैयद वंश का होता है, जो कि कब 1414 से 1451 के बीच में यह शासन करता है खिज्र खां। और इसी समय तैमूर लंग जो कि 1398 में आता है, 1398 में तैमूर लंग आता है और यहाँ पे इसको हरा करके इस पर अपना शासन नियंत्रण कर देता है। ठीक है, तो नसीरुद्दीन जो है खिज्र खां इसको मार करके सैयद वंश की स्थापना करता है और स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन आधा दिल्ली जो है खिज्र खां ले लेता है। इसको जब लड़ाई करता है तो आधा आधा बांट लेते हैं अपने में। बाद में जो है जब मर जाता है नसीरुद्दीन तो उस समय खिज्र खां पूरे एरिया का अपना स्वतंत्र शासक बन जाता है। इस तरह से जितने क्वेश्चन हमने बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आप एक एक क्वेश्चन
को यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे हमने अब घटना चक्र पुनरावलोकन से और अन्य जगहों से हमने इसे उठाया है, शामिल किया है। और घटना चक्र का समझते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझिए कि आपने घटना चक्र को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो इस कड़ी से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके पास क्वेरी है, सुझाव है, तो ज़रूर आप लिख सकते हैं कमेंट में। जय हिंद।